बेनजीर भुट्टो की सियासी जानशीन, कुर्सी की लालच या कुछ और, बेनजीर ने अपने ही भाई को सियासी वारिस बनने न दिया। मुर्तजा भुट्टो का कत्ल किसने करवाया? या बेनजीर के कत्ल में आसिफ अली जरदारी का हाथ था? कातिल अभी तक क्यों न पकड़ा गया? 21 जून 1953 जुल्फिकार अली भुट्टो के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई जिसे वालिद ने पिंकी और वालिदा ने बेबी के इब्तदाई नामों से पुकारा, मगर इदारे के रिकॉर्ड में बच्ची का नाम उसकी जवान साल मरहूमा पुप्पी के नाम पर बेनजीर भुट्टो रखा गया। बेनजीर भुट्टो के वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो तबका इशराफिया से ताल्लुक रखते थे। सन 1943 में उनकी पहली शादी शीरी अमीर बेगम से हुई और सितंबर 1951 में दूसरी शादी कुरद नज़ाद ईरानी खातून नुसरत भुट्टो से हुई। नुसरत भुट्टो ईरान के शहर इस्फहान से ताल्लुक रखती थी और उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। जुल्फिकार और नुसरत भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिनमें बेनजीर के अलावा मीर मुर्तजा भुट्टो, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो शामिल थे। बेनजीर ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, फिर 2 साल के लिए वो रावलपिंडी प्रेसिडेंशियल कॉन्वेंट में जेर तालीम रही, जिसके बाद उन्हें मरी के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में भेजा गया। दिसंबर 1968 में 15 बरस की बेनजीर भुट्टो ने इम्तियाजी कारकर्दगी से ओ लेवल का इम्तहान पास किया तो उन्हें अप्रैल 1969 में पॉलिटिकल साइंस की अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज भेज दिया गया। वो हार्वर्ड में अपने हॉस्टल इलीट हाउस की सोशल सेक्रेटरी भी रही और वालिद की तरह अमूर खारजा में दिलचस्पी रखने वाली बेनजीर इस जमाने में वियतनाम की जंग में अमेरिका के शामिल होने के खिलाफ मुहिम में भी सरगर्म रही। 1971 में इनके हार्वर्ड के जमाना तालिब इल्मी के दौरान ही जब जुल्फिकार भुट्टो पाक इंडिया जंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने बेनजीर को भी वहीं बुलवा लिया। तरबियत के ऐसे ही मौक़ों के जरिए जुल्फिकार भुट्टो ने बेनजीर को अमूर खारजा के इसरार रमूज समझाए। 1972 में बेनजीर भुट्टो एक बार फिर पाकिस्तान इंडिया मुज़ाकरात में वालिद के हमरा नजर आई। इस मरतबा वो मशहूर जमाना शिमला मुआहिदे की तकरीब में शिरकत की गर्ज से इंडिया पहुंची, जहां वो पहली बार वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से भी मुतारिफ हुई। ये जुल्फिकार भुट्टो की मुसलसल रहनुमाई में जारी उनकी सियासी तरबियत का ऐसा मोड़ था जो उन्हें रेडियो और अखबारात पर मुश्तमिल इंडियन मीडिया की तवज्जो हासिल रही। 1973 में हार्वर्ड से तालीम मुकम्मल होने पर बेनजीर ने फ़लसफ़े, सियासियात और मुआशियात की तालीम के लिए बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से वो 2nd क्लास में कामयाब हो सकी। फिर वालिद के इशरार पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक और इदारे सेंट कैथरीन्स कॉलेज से बैनुल अक़वामी कानून और सफारतकारी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। 1974 में बेनजीर को इस वक्त मोअम्मर कज़ाफ़ी, अनवर सादात, शाह हुसैन और शाह फैसल जैसे मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मौका मिला, जब वो लाहौर अपने वालिद के साथ इस्लामी ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। 1977 में बेनजीर भुट्टो मुबाहिसे के अंजुमन ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुई। वो पहली एशियाई खातून थी जो उस ओहदे पर फाइज हुई। इंडिया पाकिस्तान में जारी रिवायती कशीदगी के बावजूद वो ऑक्सफोर्ड में अपने जमाने तालिब इल्मी के दौरान इंडियन तलबा से भी राब्ते, ताल्लुक और मेल जुल रखती थी। इस दौरान 2 पाकिस्तानी साथी तलबा की जानिब से उन्हें शादी की भी पेशकश की गई, मगर उन्होंने जून 1977 में ऑक्सफोर्ड से तालीम मुकम्मल होने पर वो इस नीयत के साथ वतन वापस पहुंची कि अपने वालिद और इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फिकार भुट्टो के दफ्तर में कायम मुश्तरका मुफादात की बैनुल सूबाई कौंसिल में खिदमात भी अंजाम देंगी और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में मुलाजमत के लिए मुकाबले के इम्तहान में भी शरीक होंगी। मगर सियासत और पाकिस्तान की फौज कुछ और ही तय कर चुकी थे। 5 जुलाई 1977 को बरी फौज के सरबराह जनरल मोहम्मद ज़िया हक ने जुल्फिकार भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और सियासी कायदीन, अदीबों, सहाफ़ियों, दानिश्वरों समेत हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बारे में जरा सा भी शुबा था कि वो फौज इसके इक़्तिदार पर कब्जे कर लेने के खिलाफ आवाज उठा सकता है। गिरफ्तार तो जुल्फिकार भुट्टो को भी किया गया, मगर अवाम के बड़े पैमाने पर एहतजाज ने उन्हें रिहाई दिलवाई। 16 सितंबर 1977 को जुल्फिकार भुट्टो दोबारा गिरफ्तार हुए तो उन्होंने बेनजीर के भाई मीर मुर्तजा को मुल्क से बाहर भेज दिया, मगर नुसरत भुट्टो और बेनजीर दोनों मुल्क में ही रही। फौजी बगावत के बाद जुल्फिकार भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को पार्टी का शरीक सरबराह नामजद कर दिया, जबकि अक्टूबर 1977 में बेनजीर को भी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का रुकन मुकर्रर किया गया। यही वो वक्त था जब बेनजीर भुट्टो पार्टी की मुस्तकबिल की रहनुमा बनकर उभरी और पार्टी का मकबूल तरीन सियासी चेहरा बन गई। वो और नुसरत भुट्टो जनरल ज़िया के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज मुनज़्ज़म करती रही और जब मौका मिलता तो जेल में जुल्फिकार भुट्टो से मुलाकातें भी करती। फिर वो वक्त आया जब फौजी हुकूमत ने नुसरत और बेनजीर भुट्टो को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों मुख्तलिफ शहरों में कैद या नजरबंद रखी जाती रही। जुल्फिकार भुट्टो पर इनके सियासी मुखालिफ अहमद रजा कसूरी के वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चला। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा बरकरार रखी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दे दी गई। फांसी से कबल जुल्फिकार भुट्टो ने नुसरत भुट्टो और बेनजीर दोनों को मुल्क से बाहर चले जाने को कहा, मगर दोनों ने इनकार कर दिया। इस फांसी के बाद बेनजीर और नुसरत भुट्टो को फिर 6 माह के लिए गिरफ्तार कर दिया गया। रिहाई मिली तो दोनों
को मजीद 6 माह के लिए घर पर नजरबंद कर दिया गया और दोनों अप्रैल 1980 में रिहा हुए। मिलाकर दोनों माँ बेटी फरवरी 1981 में कई सियासी जमातों के साथ तहरीक बहाली जमहूरियत नामी इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो गई। वालिद की गिरफ्तारी के वक्त मुल्क से बाहर चले जाने वाले बेनजीर भुट्टो के भाइयों मीर मुर्तजा और शाहनवाज भुट्टो ने अफगानिस्तान में क्याम के दौरान अपने वालिद का तख्ता लुटे जाने का बदला लेने के लिए मुबैना तौर पर अल जुल्फ़िकार नामी तंजीम कायम की, जिसमें पीपल्स पार्टी और इसकी ज़ेली तलबा तंजीम PSF के अरकान शामिल थे। इस तंजीम ने मज़ाहमत के लिए मुसल्लह जदोजहद का रास्ता अपनाया और 2 मार्च 1981 को PI की पेशावर जाने वाली परवाज को हाईजैक करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बेनजीर भुट्टो ने इस तैयारे के अगवा की मजम्मत की और जुल्फ़िकार की सियासत, हिकमत अमली और तरीक़ाकार पर पार्टी में एक वाज़ह तकसीम नुमाया हुई, यहाँ तक कि बेनजीर और मुर्तजा भुट्टो आमने सामने दिखाई देने लगे। तैयारे के अगवा के बाद मार्च 1981 में एक बार फिर बेनजीर और नुसरत भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1981 में कैंसर के मर्ज का शिकार हो जाने पर नुसरत भुट्टो को तो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने के लिए रिहा कर दिया गया, मगर बेनजीर कैद रही। वो सक्खर और कराची की जेल में असीर रही और बाज़ औक़ात इन्हें कैद तन्हाई में भी रखा गया। वहीं कैद और बंद की सोबतें इनकी सेहत पर शदीद मुतासिर हुई। दिसंबर 1981 में उनकी रिहाइश गाह को सब जेल करार देकर इन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया और तब एक पुरानी दोस्ती उनके काम आई। ये हॉवर्ड में उनके सरपरस्त जॉन कैथन गिलब्रेथ के साहबजादे पीटर गिलब्रेथ इस वक्त अमेरिकी महकमा खारजा से बतौर सफारतकार मुंसलिक हो चुके थे। 1982 में जब जनरल ज़िया ने वाशिंगटन का दौरा किया तो पीटर गिल ने बारसूख अमरीकी सियासतदानों के जरिए जनरल ज़िया पर बेनजीर भुट्टो की हिमायत के लिए खासा दबाव डाला, जिसके नतीजे में जनवरी 1984 में हुकूमत पाकिस्तान इन्हें रिहा करने पर तैयार हो गई, मगर रिहाई के बाद इन्हें जेनेवा भेज दिया गया। जेनेवा से वो लंदन पहुंची, जहां पहले उनके सर की हड्डी की एक सर्जरी भी की गई, जिसके बाद बेनजीर बारबेकन के इलाके में किराए के एक फ्लैट में रिहाइश पजीर हुई। इनकी पार्टी सदारत को 2 खदशात लाहक थे कि एक पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान की जागीर बन जाएगी और दूसरा खुद उनके अपने सगे भाई मीर मुर्तजा भुट्टो, जिनका ख्याल था कि जुल्फ़िकार भुट्टो के असल सियासी वारिस बेनजीर नहीं बल्कि वो खुद हैं। बेनजीर को लंदन पहुंचे 1.5 बरस से भी कम का अरसा गुजरा था कि इन्हें अपने 27 साल भाई शाहनवाज की मौत का सदमा सहना पड़ा। 27 साल शाहनवाज भुट्टो जुलाई 1985 में फ्रांस के शहर नेस में वाक़या अपने फ्लैट में इंतहाई पुरस्रार हालत में मुर्दा पाए गए थे। हैरत अंगेज तौर पर जनरल ज़िया की हुकूमत ने बेनजीर भुट्टो को शाहनवाज भुट्टो की मैयत पाकिस्तान लाकर दफन करने की इजाज़त दे दी और वो भाई की तदफीन के लिए अगस्त में पाकिस्तान पहुंची, मगर बड़ी खुदा बख्श में इस तदफीन के फौरन ही बाद उन्हें फिर गिरफ्तार करके कराची में उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। नवंबर 1985 में रिहाई मिलने पर वो फिर यूरोप रवाना हो गई। 30 दिसंबर 1985 को जब जनरल ज़िया ने मार्शल के खात्मे का ऐलान किया तो तब ही बेनजीर भुट्टो ने वतन वापसी का फैसला भी किया। बेनजीर भुट्टो ने इक़्तिदार को फोकस देते हुए जुल्फ़िकार भुट्टो की सियासी रविश तर्क करके पाकिस्तान की ताकतवर फौज और रियासत के फैसला साजों यानी एस्टेब्लिशमेंट से समझौता कर दिया। बेनजीर भुट्टो सियासी अमल का हिस्सा बनने के लिए 10 अप्रैल 1986 को वतन वापस पहुंची तो लाहौर में उनका शानदार और तारीखी इस्तकबाल किया गया, जिसमें लाखों अफराद शरीक हुए, मगर उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार करके कराची की लाठी जेल में कैद कर दिया गया। रिहाई मिली तो उन्होंने सियासी सरगर्मियों का आगाज किया, मगर साथ ही 18 दिसंबर 1987 को आसिफ जरदारी से शादी करके एक नई जिंदगी का आगाज भी कर दिया। ये अरेंज मैरिज थी और आसिफ जरदारी नुसरत भुट्टो का इंतखाब थे। इस दौरान पाकिस्तान में गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, मगर 29 मई 1988 को जनरल ज़िया ने साना और जेल कैंप के तनाजुर में मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को कौमी और सूबाई असम्बलियों समेत तहलील कर दिया। नवंबर 1988 में इंतखाबात मुनक्किद करवाने का ऐलान किया गया, मगर खुद जनरल ज़िया 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब एक फिजाई हादसे में हलाक हो गए और इस हादसे के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नवंबर के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। 21 सितंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो की अव्वलीन औलाद और पार्टी की मौजूदा शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की विलादत से पहले कई महीनों की हमला बेनजीर की क़यादत में पीपल्स पार्टी ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, जो बिलावल भुट्टो की विलादत के बाद भी जारी रही। इस्लामी निज़ाम के हामियों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ नवाज शरीफ की क़यादत में बड़ा सियासी इत्तेहाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी तश्कील दिया। ISI के सरबर जनरल हमीद गुल की क़यादत में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने बेनजीर मुखालिफ इस सियासी इत्तेहाद को माली मदद और मुआवनत भी फराहम की, मगर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी बेनजीर भुट्टो 16 नवंबर 1988 को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर ने पहली बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ लिया। बेनजीर ने मदद मानी थी कि अगर आसिफ जरदारी रिहा हो जाएंगे तो वो अजमेर में दरगाह पर हाजिरी देंगे, और वो गईं। इल्मुल आदाद के माहिर मुस्तफ़ा शाह ने यूं ही उनका जायचा निकाला और कहा कि 6 अगस्त के दिन सदर गुलाम इसहाक खान का सितारा बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है। 28 या फिर 29 जुलाई को मोहतरमा से जिक्र कर दिया गया कि एक आलिम ने ऐसी तनबीह किया तो बीबी ने बड़े
बड़ी हैरत से पूछा रियली। और फिर 6 अगस्त को गुलाम इसहाक खान ने बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत बरतरफ कर दी। बेनजीर भुट्टो इंतहाई खुदा तरस और खुश अखलाक इंसान थी। जब जनरल ज़िया उल हक की अहलिया की वफात हुई तो वो वज़ीर आज़म थी और उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि एजाज उल हक से रब्ता करो, अगर इनको किसी चीज की जरूरत है या कोई काम है तो पूछ लो। सवाई फैसल मस्जिद के जनरल ज़िया उल हक का खानदान किसी भी खास मुकाम पर दफनाना चाहे तो वो भी पूछ लो। वो गरीब परवर इंसान थी, आम कारकुन तक उनके करीब पहुंच सकते थे। कोई उन तक पहुंच जाता था तो फटे पुराने कपड़े पहने खवातीन को भी गले लगाकर मिलती थी। वो दिल की गहराइयों से लोगों से मिलती थी। बेनजीर खवातीन और निजी जिंदगी के एहतराम की बहुत ज्यादा कायल थी। मगर इनके नाकदीन ये सवाल भी उठाते हैं कि अगर वो खुदा तरस थी तो भाई और माँ से पार्टी क्यों छीन ली। सितंबर 1977 में जिला वतनी इख्तियार कर लेने वाले मीर मुर्तजा बहन के पहले दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान वापस नहीं आए। पाकिस्तानी हुक्काम इल्जाम लगाते रहे कि मीर मुर्तजा PIA तैयारे के अगवा समेत दहशतगर्दी के सरगर्मियों में मुलविस रहे। दूसरी तरफ मीर मुर्तजा और बेनजीर में सियासी विरासत की कशमकश भी पूरी शिद्दत से जारी रही। बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी पर पार्टी नजरिए से इनहराफ के साथ साथ बदनवानी के इल्जामात भी आयद करते रहे। बदनवानी और अकरबा परवरी के ऐसे इल्जामात की बिना पर सदर गुलाम इसहाक ने 6 अगस्त 1990 को उनकी हुकूमत को बर्खास्त भी कर दिया। लेकिन बेनजीर भुट्टो 8 अक्टूबर 1993 के इंतखाबात में दोबारा पाकिस्तान की वजीर आजम बनी। 18 अक्टूबर 1993 को जब मुर्तजा भुट्टो BS 31 लाड़काना के अपने आबाई हल्के से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर रुकने संद असम्बली मुंतखब होकर वतन वापस पहुंचे तो दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। रहा हुए तो बहन के मुकाबले में अपनी सियासी कुव्वत मुज्तमा करने की कोशिश की। मुर्तजा भुट्टो बेनजीर और आसिफ जरदारी पर खुले आम तनकीद करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जैसे जुलूस, मीर मुर्तजा बेनजीर की पॉलिसियों, तर्ज सियासत और मुबैना बदउनवानियों पर कड़ी तनकीद और नुक्ताचीनी करने से कभी नहीं चूकते। तभी पार्टी के सख्त गिर अनासिर में ये सोच परवान चढ़ी कि दरअसल मीर मुर्तजा को जुल्फिकार भुट्टो का सियासी जानशीन होना चाहिए था। ये अंदरूनी सियासी कशमकश इतनी शदीद हो गई कि बिलाखिर खुद नुसरत भुट्टो ने भी अपना वजन मुर्तजा भुट्टो के पलड़े में डाल दिया और बेनजीर के बजाय मुर्तजा भुट्टो का साथ देती रही। पार्टी की इसी अंदरूनी कशमकश के नतीजे में 10 जनवरी 1994 को बेनजीर बिलाखिर अपनी वालिदा को ओहदे से हटाते हुए खुद पार्टी की सरबराह मुंतखब होने में कामयाब तो हो गई, लेकिन भुट्टो खानदान के दरमियान माँ, बहन और भाई की ये सियासी कशमकश मुर्तजा भुट्टो की मौत तक जारी रही। आखिरी जमाने में मुर्तजा भुट्टो भी बेनजीर के करीब आने लगे थे। वो इस पर बहुत खुश थी। मुर्तजा भुट्टो एक बार किसी बच्चे की सालगिरह पर वज़ीर आज़म हाउस आए। जब वो वापस जाने लगे तो बीबी खुद उन्हें रुखसत करने बाहर तक आई। जब वो चले गए तो बीबी बहुत खुश थी। बेनजीर अपने खानदान, वालिदैन और भाइयों से शदीद मोहब्बत करती थी और जब मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का वाकया हुआ तो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म होते हुए इस हालत में अस्पताल पहुंची कि एक पैर में चप्पल और सर पर दुपट्टा तक न था। लेकिन सियासत और कुर्सी इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। बेनजीर को अपने बाप की जानशीन बनने और पार्टी की सदारत से भी उतना ही प्यार था और हकीकत तो यही है कि भुट्टो का सियासी वारिस मुर्तजा भुट्टो और इसके बाद इसकी बीवी गनवा भुट्टो और इसकी बेटी फातिमा भुट्टो ही हैं, ना कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी। सियासत में जो कुछ बेनजीर ने अपनी माँ के साथ किया वही अब उनकी भतीजी फातिमा भुट्टो अपनी माँ के साथ कर रही है। बेनजीर ने अपने भाई मुर्तजा भुट्टो के कत्ल और अपनी हुकूमत के खत्म होने के कुछ अर्सा बाद ही जिला वतनी इख्तियार करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई क्याम किया। इसी दौरान बेनजीर नवाज शरीफ और दीगर पार्टियों के सरबराहान के साथ मिलकर लंदन में ARD की बुनियाद डाली और मुल्क में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुजाहमत का ऐलान किया। इनकी खुद साख्ता जिलावतनी के दौरान एक अहम पेशरफ इस वक्त हुई जब 14 मई 2006 में लंदन में नवाज शरीफ और बेनजीर के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करके जमहूरियत को बहाल करने और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न होने का फैसला किया गया। दूसरी पेशकदमी इस वक्त हुई जब 28 जुलाई 2007 को अबूज़ाबी में जनरल मुशर्रफ और बेनजीर के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन तकरीबन 8.5 साल की जिद्दत खत्म करके 18 अक्टूबर को वतन वापस आई। बेनजीर का कारवां शाहराह फैसल पर मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में बहुत से अफराद मौत की नींद सो गए जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। क़यामत सुगरा के इस मंजर के दौरान बेनजीर को बाहिफाजत बिलावल हाउस में पहुंचा दिया गया। दिसंबर 2007 को जब बेनजीर लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थी कि लियाकत बाग के मरकजी दरवाजे पर पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन बेनजीर भुट्टो के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान जब वो पार्टी कारकुनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल के नामालूम शख्स ने इन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बेनजीर की गाड़ी से कुछ फासले पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक खुदकुश हमला आवर जिसने धमाका खेज मवाद से भरी हुई बेल्ट पहन रखी थी खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में बेनजीर भुट्टो जिस गाड़ी में सवार थी उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर इसी हालत में
गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले गए, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई। बेनजीर की वसीयत के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत इनके 19 साल बेटे बिलावल के सुपुर्द कर दी गई। बेनजीर भुट्टो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के बाद बेनजीर के कत्ल की तहकीकात अपने पुराने मुतालबे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से करवाने के लिए दरख्वास्त दी, जो इसने कबूल कर ली। आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर के कत्ल की पहली बरसी पर दावा किया कि उन्हें मालूम है कि कातिल कौन है। अलबत्ता सदर मुमलिकत बन जाने के बाद कत्ल की दूसरी बरसी पर अपनी तकरीर में इस बारे में कुछ ना बता सकी। इस तकरीर को मुबस्सिरीन ने घटिया दर्जे की बताया। साबिक रईस अस्करिया मिर्जा असलम बेग ने दावा किया कि बेनजीर को ब्लैक वाटर ने कत्ल किया था, लेकिन ये मुअम्मा ताहाल हल नहीं हो सका।